यस सर, आ रही है। हाँ सर। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था परमुटेशंस का, कि परमुटेशन जो है वो एप्सिलॉन आई जे के, इसकी वैल्यू अगर 1 2 3 हम आई जे के की रखते हैं, तो अगर वो होती है हमारे पास साइक्लिक में तो फिर उसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर साइक्लिक में नहीं होती तो उसकी वैल्यू -1 होगी, यानी इवन और ऑड परमुटेशन हमने कहा था। और हमने ये भी कहा था कि अगर कोई दो इंडिसेस रिपीट होते हैं तो फिर हमारे पास जो आएगा वो एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू वो ज़ीरो आएगी। अब इसी को जो परमुटेशन सिंबल है इसको हम यूज़ करते हैं इसमें वेक्टर्स के लिए, वेक्टर या टेंसर के लिए, भाई ये कैसे यूज़ होती है। तो अब लिखते हैं जी कि इफ़ E1 इफ़ E1 आगे जी E2 एंड E3 form a right-handed triad, राइट हैंडेड ट्राइड का मतलब यही है कि हम, यानी कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हम डायरेक्शन या फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स की, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्शन के राइट हैंड को हम कर्ल करते हैं। तो ये राइट हैंड ट्राइड का मतलब यही है कि E1 से E2 अगर मूव करना है तो राइट हैंड को मूव करवाएंगे, यानी राइट हैंड में हम E1 से E2 की डायरेक्शन में वो फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे। तो जब ये राइट हैंड ट्राइड अगर बना रहे होंगे तो फिर E1 और आगे क्रॉस हमारे पास E1 और उसके बाद आगे मल्टीप्लाई अगर करते हैं E1 क्रॉस E2, यहाँ से E1 क्रॉस हमारे पास E2, ये किसके इक्वल आएगा जी? राइट हैंड में E1। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम वो सर्कल एक बनाते हैं E1 E2 E3, तो E1 से E2 और फिर E1 क्रॉस E2 आगे उसका रिज़ल्ट क्या आएगा जी? वो आ जाएगा हमारे पास E3, अगर तो वो ऑर्डर में है। इसी तरह हमारे पास E1 क्रॉस E2, जिस तरह ये E3 आ रहा है, इसको हम अगर आगे E2 से स्टार्ट करते हैं तो E2 क्रॉस E3 हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा जी? E1 के। फिर इसी तरह ई आगे वन E2 क्रॉस E3 E1 के, फिर उसके बाद जी आगे E3 क्रॉस E1 वो हमारे पास आएगा जी E2 के। अब तीन इक्वेशंस ये आ गई। फिर उसके बाद जब इनका हम चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे कि हम लिखेंगे जब E1 E3 क्रॉस E1 हमारे पास आ गया E2, और फिर जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे यानी हम लिखेंगे E2 क्रॉस E3, E2 सॉरी E2 क्रॉस E1, तो वो क्या आ जाएगा? -E3 आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास जब ये है E2 क्रॉस E3, तो जब हम ये लिखेंगे यानी कि उसका अपोजिट करेंगे E3 क्रॉस E2, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? -E1 के इक्वल आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हमारे पास ये जो है E3 क्रॉस E1 है, क्योंकि 3 के बाद 1 आता है, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं यानी E1 क्रॉस E3 कर देते हैं, तो वो उसके बाद इसका, जिस तरह ये इसका E2 है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? -E2 इसके इक्वल आ जाएगा। और जिस तरह वेक्टर में हम पढ़ते होते हैं कि A क्रॉस A 0 के इक्वल आता है, इसी तरह यहाँ पे
जो E1 क्रॉस E1 है वो 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह E2 क्रॉस E2 वो भी 0 के इक्वल, फिर E3 क्रॉस E3 वो भी 0 के इक्वल आएगा जी। यानी E2 क्रॉस E2 अपने वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी 0 के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद E3 क्रॉस E3 ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब ये 9 हमने रिलेशन लिख लिए हैं E1 से लेके, पहले साइक्लिक में ऑर्डर में लिखे हैं, फिर उसके बाद उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, फिर अपने आप के साथ लिखे हैं। अब इनको अगर हम कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, दिस कैन बी written in compact form as तो ये जो है कम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई आई आगे ई क्रॉस ई जे इज इक्वल टू, आगे ये आएगा जी एप्सिलॉन आई जे के, और साथ आ जाएगा जी ई के। अब देखें इसको कम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है, या इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इवन परमुटेशन मैंने आपको बताया था कि इवन परमुटेशन ये भी हो सकती है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जे के आई और ई के, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि के और फिर उसके बाद आगे आ गया आई जे, क्योंकि देखें ऑर्डर सेम है तीनों में कि आई के बाद पहले में देखें तो आई के बाद जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है, दूसरे में जे के बाद के बाद आई, और तीसरे में के, और फिर के बाद आई, और आई के बाद जे आ रहा है। तो इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं, और दूसरा ये देखें इन तीनों इक्वेशंस में आप देखें कि इंडेक्सेस राइट साइड पे के डमी इंडेक्स है, और हमारे पास जो आई जे है वो फ्री इंडेक्सेस हैं, तो आई जे कंपैटिबल हो रहे हैं लेफ़्ट साइड के साथ। अब ये कम्पैक्ट फॉर्म में ये ऊपर जितने भी 9 रिलेशंस हैं ये सारे इन कम्पैक्ट फॉर्म में हमने लिख लिए हैं। अब कोई भी इसमें से आई जे की जब वैल्यू हम लेते हैं तो वो हमारे पास वो रिलेशन आ जाता है जो ऊपर हमने लिख लिया। सपोज़ यहाँ पे आई जे की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, कि आई को अगर रखते हैं 1 तो जे को अगर रखते हैं 2, तो इधर क्या आ गया 1, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 2। अब के की जो वैल्यू है, अब के की वैल्यू यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए ये क्या हो सकता है जी, सॉरी ये के डमी इंडेक्स है। जब डमी इंडेक्स है तो इसको हम इसकी वेरिएशन क्या देंगे, 1 से लेके 3 तक वेरिएशन देंगे इसकी। तो 1 से 3 तक इस तरह ये एक दफ़ा लिख लिया, फिर दूसरी दफ़ा लिख दिया, यानी इस ये डमी है तो सम में आएगा, इधर 1 आ गया, फिर उसके बाद ये 2 आ गया, और उसके बाद ये 3 आ गया। अब उसके बाद आप देखें कि इसमें जो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें 1 2 1 1 1 रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। फिर उसके बाद इधर भी 2 2 रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 0। और ये जो 1 2 3 है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। तो फिर E1 क्रॉस E2 की वैल्यू यहाँ से हमने लिख ली जी E3। इस तरह यानी हमने उस कम्पैक्ट फॉर्म से ये एक रिलेशन लिख लिया जी, E1 क्रॉस E2 वो E3। इसी तरह सारे रिलेशन उधर से बनाए जा सकते हैं, यानी वो ड्राइव किए जा सकते हैं जो ऊपर हमने रिलेशन लिखे हैं। ये तो हमने लिखा है यूनिट वेक्टर्स के लिए।
अब आके किसी वेक्टर में ये कैसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी। पहले लिखते हैं जी कि नो इफ़ हमारे पास कोई ए वेक्टर हो, ए वेक्टर हम जब कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं तो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम लोअर क्लासेस में कैसे लिखते हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k। इसी तरह यहाँ पे हम लिख देंगे A1, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे हम i j के नहीं, जनरली हम यूनिट वेक्टर जब लिखते हैं 3 डायरेक्शन ले लेते हैं, तो वो जो कोई भी वेक्टर है वो इन 3 डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स की फॉर्म में या लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A1 E1 प्लस, जिस तरह उधर लिखते थे A1i प्लस A2j प्लस A3k, इसी तरह यहाँ पे किसी भी वेक्टर को इस तरह लिखा जा सकता है A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। ये लिख दिया हमने। अब इसको आप देखें तो कम्पैक्ट फॉर्म में जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, यानी कि डमी इंडसेस का और फ्री इंडसेस का, तो हम बजाय इसके कि ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने के, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में AIEI, क्योंकि AIEI जब इसको ओपन करेंगे तो वो यही चीज़ें ये 3 आ जाएंगी, ये जो ऊपर लिखी हुई हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई दूसरा हमारे पास कोई वेक्टर होता है जी B वेक्टर, तो B वेक्टर को भी इसी तरह लिखा जा सकता है जी B1 E1 फिर B2 E2 फिर B3 E3, और उसके बाद इधर ये लिखा जा सकता है जी B इज इक्वल टू BIEI। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, जब वो लेंगे हम डॉट प्रोडक्ट इसका लिखेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी डॉट प्रोडक्ट A फिर डॉट B, हमारे पास ये आ गया जी। हाँ जी, तो ये सारा मैं कैलकुलेट करता हूँ जी। ये इस तरह लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये आ गया जी डॉट प्रोडक्ट। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों तो स्केलर वैल्यूज़ हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है जी कि सॉरी, ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में जब डमी इंडसेस जब दोनों ये यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे, इसको आई को जे लिख लेंगे। आई का भी मीनिंग वही है, जे का भी मीनिंग वही है, क्योंकि दो हम पहले इंडसेस ए की जगह ए के लिए ये लिख चुके हैं, तो अब ये जो BIEI है जब ये इकट्ठा लिखेंगे तो इसको जे में हम लिख देंगे। तो जब इसको जे में लिख देंगे, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि AI और BJ हमारे पास जो है ये सिंपल स्केलर्स हैं, इसको ऐसे लिख दिया। अब और साथ आ गया EI डॉट EJ, और EI डॉट EJ हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने रिलेशन पढ़ा था उसमें EI डॉट EJ हमारे पास हमने क्रोनेकर डेल्टा इंट्रोड्यूस करवाया था कि EI डॉट EJ हमारे पास डेल्टा IJ के इक्वल है। फिर उसके बाद फर्दर हमने ये भी पढ़ा था कि क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 होती है जब IJ इक्वल हो, और 0 होगी जब I और J इक्वल ना हो। तो ये J यहाँ पे डम्मी है, तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब I और J इक्वल होंगे। तो यानी J को जब हम I रिप्लेस कर देंगे, J को हम I रिप्लेस करेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसको लिख लेंगे AI और BI। तो इस तरह A डॉट B को टेंसर नोटेशन में इस तरह लिखा जा सकता है जी कि AI और BI, और इसको जब AI BI उसी तरह ओपन करते हैं तो वही एक्सप्रेशन बन जाता है जो हम लिखते आए हैं लोअर क्लासेस में। हमारे पास जो जब ओपन करेंगे इसको I की वेरिएशन देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी A1 B1
फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा A2, फिर B2, फिर उसके बाद A3 और B3। इस तरह ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में इस तरह हमने टेंसर को डेनोट कर लिया है। अब उसके बाद अगर हम ले, हाँ जी सर ये डेल्टा आई जे है, तो जी, इधर जे को आई आई से रिमूव किया है तो वो वन बना है, तो तब ये वैल्यू आई है ना। हाँ जी, तब ये वैल्यू आई है जी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 आ गई और ये आ गया AI BI। ठीक है जी, इक्वल इंडिसेस है ओके ना। सर। ठीक है। अब अब हम इसका इसी तरह करते हैं जी A×B। जब A×B हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस तरह इधर भी हम इंडिसेस में वही जो इंडिसेस कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह यहाँ पे भी हम क्रॉस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो फिर अब A×B किसके इक्वल होगा जी, कि AI BJ, ये तो दोनों वही मैंने जिस तरह मैं पहले बताया, ये तो कंपोनेंट्स है, स्केलर्स हैं। तो EI×EJ और EI×EJ हमारे पास जो आएगा, जो ऊपर हमने इसको अभी पढ़ चुके हैं जी कि EI×EJ हमने किस डिफाइन किसके इक्वल किया है जी, कि EI×EJ किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन KIJ, एप्सिलॉन JKI या एप्सिलॉन IJK, कोई भी लिख ले। यानी इसको हम ऐसे फिर लिख लेंगे जी, EI×EJ को EI×EJ की जगह पे हम ये लिख देंगे जी एप्सिलॉन EJ के। अब हमने इसी तरह A×B को हमने टेंसर फॉर्म में लिख लिया है, और वो टेंसर फॉर्म में वही जो परमुटेशन सिंबल इंट्रोड्यूस करवा के तो इस तरह लिख सकते हैं जी A×B इज इक्वल टू AI BJ एप्सिलॉन AJ के। अब आपको याद होगा जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो डिटर्मिनेंट लेके, तो दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस यस सर। प्रोडक्ट में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आते हैं। कौन से? E1, सॉरी, आई का कंपोनेंट आता है, फिर उसके बाद J कंपोनेंट आता है, और उसके बाद K कंपोनेंट आता है। इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं टेंसर नोटेशन में आपको बताता हूँ कि ये किसके इक्वल आएगा जी। अब सिंपल जब हम A×B अगर कैलकुलेट करना चाहें यूजुअल वे से, जब हम जिस तरह लोअर क्लासेस में कैलकुलेट कर रहे होते हैं डिटर्मिनेंट, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, कि ये इस तरह आ गया जी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे E1, यहाँ पे E2 सर इधर और आई जे के। IJK उधर लिखते होते हैं ना। तो मैंने बताया कि इधर हम जनरल यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, यानी उधर सिंपल IJK लिखते होते हैं, तो हम इधर उसी तरह IJK की जगह पे A1 A2 E3 लिख लेंगे। तो इधर आ जाएगा जी A1, फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरह उधर हम लिखते होते हैं A2, फिर उसके बाद A3। तो यहाँ पे आ गया जी B1, फिर उसके बाद B2, फिर उसके बाद जी B3। इस तरह हम लिख लेते हैं। उधर डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो E1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है जी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, जब हम करेंगे माइनस जब हम इसको इस तरह E1 और हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, इस रो को, और इस कॉलम को भी छोड़ देते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाता है। इसी तरह फिर यहाँ पे हम लिखते होते हैं ई टू लिखते होते हैं, तो ये इसी तरह ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह लिखते होते हैं ई थ्री लिखते हैं, और फिर ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, कि इधर हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, इसको डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जी, इधर लिख लेंगे A2, फिर उसके बाद B3 माइनस, फिर आ जाएगा जी A3, और उसके बाद ये लिख लिया हमने। वैसे तो ये आपको पता है जो मैं ये लिख रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं वो टेंसर नोटेशन में समझाने के लिए पहले मैं ये पूरा वो राइट अप कर रहा हूँ जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो फिर उसके बाद आपको टेंसर में वो इंडिशियल नोटेशन में वो समझ आएगी कि ए क्रॉस बी का कोई कंपोनेंट हम कैसे लिखते हैं। तो ये लिख लिया हमने। फिर उसके बाद E3 के लिए हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 माइनस A2, और हमने ले लिया जी B1, ये लिख लिया हमने। अब देखें जो E1 का कंपोनेंट है वो ये बन रहा है, E2 का कंपोनेंट ये बन रहा है, और E3 का कंपोनेंट ये बन रहा है। तो हमारे पास यानी यहाँ पे ये एक जो हमारे पास वैल्यू है, जब हम इसको ओपन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में इस चीज़ को, तो आई जे डमी इंडेक्सेस हैं और के भी डमी इंडेक्स है, यानी के हमारे पास आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। जब इसको ओपन करेंगे तो वो बिल्कुल यही रिलेशन देगा जो इधर लिखा हुआ है जी। और देखिए आपके अब A1 को जब एप्सिलॉन में आई को 1 रखते हैं, इधर A1 आ जाएगा, जे को 2, जे आ जाएगा 2, फिर के की वेरिएशन लेंगे तो ये आ जाएगा A1 B2, फिर उसके बाद साथ E3 आ जाएगा, फिर माइनस इसी तरह अगर इनका आर्डर चेंज करते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह डिफरेंट रिलेशन, यही जो ये 6 ऊपर रिलेशंस है यही इसी के साथ आ जाएंगे। अब अगर सिर्फ ये कंपोनेंट हम लिखना चाह रहे हैं इससे, तो सिंपल हम कैसे इसको लिख देंगे, हम सिंपल इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के और इसको ये लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, केथ कंपोनेंट कि ए क्रॉस बी, अगर के की वैल्यू 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो उसका ये फर्स्ट कंपोनेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह के की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो ये सेकंड कंपोनेंट इसका रिप्रेजेंट कर रहा होगा। के की वैल्यू जब 3 रखते हैं तो ये थर्ड कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसको। यानी ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये कंप्लीट ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है ये उसके किसी एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कंपोनेंट को या इस कंपोनेंट को या इस कंपोनेंट को। नीचे लिख सकते हैं दिस इज द kth component of
ए क्रॉस बी। ये हमारे पास जो है वो ये वाला जो है ये केथ कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस बी का। अब इसी तरह आगे सिंपल देखते हैं जी के ये जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं ये है एक बुक है इंट्रोडक्शन टू कंटीना मैकेनिक्स, सॉरी इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स, मेरा हाल है उसमें से ये सॉफ्ट कापी होगी मेरे पास जी बुक की, वो आप ले सकते हैं सॉफ्ट कापी, उससे ये प्रॉब्लम्स वगैरह करवाए जा रहे हैं। ये जो टेंसर में टेंसर के कंसेप्ट दे के फिर उसके बाद जो एग्जांपल्स वगैरह वो उधर से ही करवाई जा रही हैं जी। अब प्रॉब्लम हम देखते हैं जी आगे। सपोज हमारे पास ऐसे हम लेते हैं जी ए आई कोई वेक्टर लेते हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल इंडेक्स हो तो इसका मतलब ये है कि वो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये वेक्टर और हम इसको ऐसे सपोज वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जी, वन, फिर हमारे पास टू, फिर उसके बाद ये ज़ीरो, ये एक वेक्टर ले लिया है जी। इसी तरह एक दूसरा वेक्टर ले लेंगे बी आई कोई वेक्टर ले लेते हैं जिनके ये कंपोनेंट्स हैं 0, 2 और 3। और उसके बाद एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जी, मैट्रिक्स आ जाता है एस आई जे, ये मैट्रिक्स एक लेते हैं जी 3x3 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के कंपोनेंट लेते हैं जी 0, फिर उसके बाद फिर 1, फिर 2, फर्स्ट रो ले ली, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद जी 4, 0 और 1, ये कंपोनेंट हमने ले लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि उस ए पार्ट है एवेल्यूएट टी आई जे, एवेल्यूएट यहाँ पे टी आई जे इफ टी आई जे इज इक्वल टू टी आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए के, यानी अगर हमारे पास टी आई जे एक ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा हो एप्सिलॉन आई जे के ए के, तो फिर टी आई जे वो मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करें जी, वो मैट्रिक्स फाइंड करें। तो आप देखें टी आई जे हमारे पास आई जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी जी, आई जे की वेरिएशन 1 से लेके आई और जे 1 से लेके 3 तक के वैसे ही डमी है तो सब में आ जाएगा 1 भी। तो अब ज़ाहिरी बात है यहाँ पे जब आई जे इक्वल आएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आई जे को पहले आई को अगर 1 रखते हैं टी 1 जे, तो इधर क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब आई को 1 रखा, फिर जे को भी अगर हम 1 रखते हैं तो ये आ गया जी जे 1, एप्सिलॉन 1 1 इंटू के। अब अगर इसको जब ओपन भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी कि यहाँ पे के की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो ये आ गया 1, फिर के की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ गया 2,
और k की वैल्यू 3 रखेंगे तो फिर ये आ गया 3। अब तीनों में ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि T11 जो आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एक हमने एंट्री फाइंड कर ली है टी आई जे की। अब उसके बाद आई को 1 ही रखें और जे को चेंज करेंगे। आई को यानी 1 रखा, फिर आप जे को यहाँ पे 2 कर दिया, हमारे पास ये 2 आ गया। अब इसकी जो वेरिएशन लेंगे हम इसी तरह बल्कि ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और ये इधर जब लिखेंगे तो अब के की हमने वेरिएशन लेनी है 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1। जब के को हम 1 रखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया जी 2, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया जी 3 और यहाँ पे आ गया 3। अब ये तो हो गया, पहले दोनों तो 0 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये भी 0 के इक्वल आ गया, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी 0 के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद एप्सिलॉन 1 2 3 ये 1 के इक्वल आ गया। और A3 हमारे पास ऊपर देखते हैं वेक्टर में A3 क्या है जी, A1 A2 A3 ये भी हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास ये भी 0 आ गया। फिर इसका मतलब ये है कि T1 2 हमारे पास वो भी 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह फिर I को जब 1 रखा है, फिर उसके बाद अब J को पहले 1 रखा, फिर I1 फिक्स करके फिर J को 2 रखा, अब J को रखेंगे 3। अब J को 3 रखेंगे तो ये इधर भी 3 आ गया और एक K आ गया। फिर उसके बाद जब इसकी वेरिएशन देंगे, क्योंकि K डमी इंडेक्स है, तो जब वेरिएशन देंगे इसकी हमारे पास ये आ गया जी, K की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, फिर K की वैल्यू 2 आ गई और इधर K की वैल्यू 3 आ गई। अब देखें जी कि ये हमारे पास T13 131 फिर 1 रिपीट हो रहा है, ये वैल्यू 0 और 132 ये 1 के बाद आना चाहिए 2 और 2 के बाद 3, ये हमारे पास ऑड परमुटेशन आ गई है। तो जब ऑड परमुटेशन है तो इसका मतलब ये है कि इधर जो वैल्यू आएगी इसकी -1 और A2 हमारे पास A2 किसके इक्वल है जी, वो 2 के इक्वल है। तो A2 की जगह पे हमने लिख दिया जी 2, यहाँ पे A2 की जगह पे इधर आ गया जी 2 आ गया और ये एप्सिलॉन 1 3 3 और A3 फिर ये रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया 0। अब फिर इसकी T13 की वैल्यू क्या आ गई जी, हमारे पास ये आ गया -2। इस तरह ये 3 कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये आपने इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है ये सारा कैलकुलेट करने हैं, ये सारे कंपोनेंट्स TIJ मैट्रिक्स जो हम लिखेंगे फिर वो इस तरह लिखेंगे जी 3×3 मैट्रिक्स। अब T11 हमने क्या कैलकुलेट किया है, T11 0 है, T11 0, T12 0 और T13 -2 है। T11 0 है, T12 भी 0 है और T13 -2 है।
और बाकी ये जितने जो 6 जो कंपोनेंट्स हैं T21 22 23, यानी जब आई को 2 रख लेंगे, आई को 2 रखेंगे तो फिर जे की वेरिएशन आप देंगे। एक दफ़ा जे को 1 रखेंगे, फिर जे को 2 रखेंगे, फिर जे को 3 रखेंगे, और फिर वो तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे ये सेकंड रो के। फिर आई को फिक्स कर लेंगे 3, फिर जे को एक दफ़ा 1 रखेंगे, फिर एक दफ़ा 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो ये थर्ड रो आ जाएगी T31 T32 T33। तो इस तरह ये मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे पूरा 3 by 3 मैट्रिक्स। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है evaluate CI अब CI आप evaluate करेंगे if CI is equal to, सर आपकी आवाज काट रही है। अच्छा चलें ये समझ आ जाएगी जी। मैं इसको इंशाल्लाह ये सारी जो है ये वर्किंग है, इसको मैं अपलोड कर लूँगा, तो अगर कोई नहीं समझ आ रही कंसेप्ट तो वो आप उधर से सुन लीजिएगा। CI ये किसके इक्वल है जी? एप्सिलॉन IJ के आपने CI एवेलुएट करना है इस तरह एप्सिलॉन IJ के और SJ के इस रिलेशन को लेके, इस रिलेशन को तो आपने CI कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद एक और है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एवेलुएट D के evaluate D के if D के इक्वल टू एप्सिलॉन IJ के AI BJ। तो आपने ये डी के कैलकुलेट करना है। अब इसमें भी आप देखें के को ये मैट्रिक्स ये वेक्टर डी के कैलकुलेट करेंगे तो सॉरी ये डी के इस तरह लिखा जाएगा। आप डी की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो ये फर्स्ट कंपोनेंट दे देगा, 2 लिखेंगे सेकंड कंपोनेंट, 3 लिखेंगे तो थर्ड कंपोनेंट। तो इस तरह ये पूरा मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। एंड शो दैट this result is same as dk is equal to A cross B डॉट ई के। ये शो करना है कि ये जो ऊपर वाला जो रिज़ल्ट है ये D1 D2 डी के ये बिल्कुल इसके इक्वल है कि डी के हमारे पास क्या आ जाएगा A क्रॉस B डॉट E1। पहले A क्रॉस B आप कैलकुलेट करेंगे, तो जब A क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उसका आ जाएगा जी वो रिज़ल्ट आ जाएगा। मल्टी क्रोनैकर डेल्टा परमुटेशन सिंबल भी पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने
कि क्रोनैकर डेल्टा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वेक्टर में किस तरह डॉट प्रोडक्ट में क्रोनैकर डेल्टा यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि ये जो परमुटेशन सिंबल है, ये परमुटेशन सिंबल हम क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इंडिशियल नोटेशन के साथ, हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी। कि हम एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को हम कैसे इसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो हम देखते हैं जी। Manipulations with the initial notation। कि हम किस तरह इनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, किस तरह हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इनको इसमें। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन, कि हम कैसे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं एक में दूसरा। सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ये है कि हम सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहे होते हैं एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर। इफ़ ए आई इज इक्वल टू यू आई एम बी एम, अगर हमारे पास ए आई ये वेक्टर हो, इस तरह लिखा गया हो, अब देखिए आई फ्री इंडेक्स है, एम डमी इंडेक्स है, तो ये कंपैटिबल है। इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं एंड आगे दूसरा हमारे पास आता है जी बी आई को हम ऐसे लिख देते हैं जी कि वी आई एम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी एम। यानी ए आई को बी की फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है, और बी को आगे सी की फॉर्म में अगर इस तरह लिखा हुआ हो, तो फिर हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे जी। इसको हम ले लेते इक्वेशन 2 कह देते हैं। इन ऑर्डर टू यूज बी आईज in order to use BIs from 2 to 1, कि BI अगर इससे 2 से 1 में हम यूज़ करते हैं, we will do as follow। हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी। अब देखें, जब हम B को अगर उधर यूज़ करते हैं, अब ये हमारे पास ये M डमी इंडेक्स है और I फ्री इंडेक्स है, तो हम पहले तो क्योंकि इधर बी एम हमने लिखना है, तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे
पहले तो जब हमने पढ़ा है डमी इंडेक्सेस में कि डमी इंडेक्स को किसी भी इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसी तरह आई फ्री इंडेक्स है तो आई भी फ्री इंडेक्स है, तो दोनों साइड पे हम फ्री इंडेक्स की जगह पे आई को रिप्लेस कर दें एम से, और डमी इंडेक्स जो है एम उसको एन से रिप्लेस कर दे। अब बी एम हमने इसमें लिख लिया, इसको इक्वेशन 3 कह दे। अब नीचे लिखेंगे नो फ्रॉम 1 एंड 3 1। हाँ जी सर इसमें क्या किया है थर्ड इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में आप देखें सेकंड और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो क्या किया हमने कि सेकंड में सेकंड ही को हमने जो उसका डमी इंडेक्स है उसको एन बना दिया हमने, और जो आई उसका फ्री इंडेक्स है दोनों साइड्स पे आई को एम से रिप्लेस कर दिया है। यानी हम इंडेक्सेस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें रूल क्या है कि जब अगर फ्री इंडेक्स को आपने किसी दूसरे इंडेक्स का नाम देना होता है तो जहाँ जहाँ भी फ्री इंडेक्स आ रहा होता है वहाँ वहाँ उस फ्री इंडेक्स को आप उस दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह डमी इंडेक्स को जब रिप्लेस करते हैं तो जिधर जिधर वो डमी इंडेक्स जिस जिस लोकेशन पे है उस जगह पे हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि इधर बी आई का एक्सप्रेशन ये है, बी आई और इस बी एम में कोई डिफरेंस नहीं है सवाए इंडेक्सेस के, कि सिर्फ हमने क्या किया है इधर डमी इंडेक्सेस एम है और इधर डमी इंडेक्सेस हमने उनको एन बना दिया है। इधर फ्री इंडेक्स आई है उसको हमने एम का नाम दे दिया ताकि बी एम को हम इधर 1 में यूज़ कर सकें आसानी से। तो जब हम अब ए 1 में जब यूज़ करेंगे बी एम को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन जी, यू आई एम बी एम, और बी एम की जगह पे उसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन इस तरह आ जाएगा जी, ए आई इज इक्वल टू यू आई एम वी एम एन और सी एन। ये इस तरह हमने लिख दिया जी इसको। ये मैनिपुलेशन के चंद रूल्स हैं कि किस तरह हम एडिशन नोटेशन को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट रूल ये हमने पढ़ लिया है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के एक में दूसरा कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब उसके बाद एक और रूल है जी मल्टीप्लिकेशन के एडिशन नोटेशन में हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको। तो एडिशन नोटेशन में हम मल्टीप्लाई दो हम कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास ये पी कोई लिखा हुआ है जी एक्सप्रेशन हमने इंडिशियल नोटेशन में इस तरह लिखा हुआ है, पी एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है जी ए एम बी एम, फिर उसके बाद एक हमारे पास एक्सप्रेशन है जी क्यू इज इक्वल टू सी एम डी एम। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डमी इंडेक्स है, अब देखें दोनों में ये लिखा हुआ है एम एम ही है, तो हम डमी इंडेक्स को चेंज कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, उसके बाद ये जो हमारे पास है इसको हम एम की जगह पे, क्योंकि एडिशन नोटेशन में एक इंडेक्स मैक्सिमम 2 दफ़ा ही रिपीट, एक दफ़ा रिपीट हो सकता है यानी 2 दफ़ा आ सकता है, तो इसको हमने लिख दिया ए एम बी एम सी एन डी एन। अब इसमें देखें एम बी डमी इंडेक्स है और एन भी डमी इंडेक्स है, तो यहाँ पे हमने फिर इसकी वेरिएशन एम की भी वेरिएशन आ जाएगी 1 से 3 तक, और एन की भी वेरिएशन आ जाएगी 1 से 3 तक। लेकिन अगर इधर भी एम एम लिखा हुआ होता और इधर भी एम एम लिखा हुआ होता तो उसका कोई मीनिंग नहीं था जी। अब इसी तरह हाँ जी सर, हम डमी और फ्री इंडेक्स को एक ही एक्सप्रेशन में सेम टाइम पे रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं जी, एक ही एक्सप्रेशन में फ्री इंडेक्स को और डमी इंडेक्स को आपस में नहीं रिप्लेस कर सकते।
यानी कि ये नहीं कि डमी की जगह पे वो लिख दिया, उसकी जगह पे रो लिख दिया। अगर आप रिप्लेस करते हैं तो फ्री इंडेक्सेस जहाँ जहाँ है सबको उधर वही रिप्लेस करना पड़ेगा। सपोज आई फ्री इंडेक्स है, लेफ्ट साइड पे भी आई फ्री इंडेक्स है, राइट साइड पे भी आई फ्री इंडेक्स है, तो उन आई फ्री इंडेक्सेस को जब आप लिखेंगे कि रिप्लेसिंग आई विद जे, तो जहाँ जहाँ आई आ रहा है वो सब को आप जे से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह जो डमी इंडेक्स है, सपोज जिधर भी डमी इंडेक्स आ रहा है दो जगह पे, उधर उसकी जगह पे फिर दोनों जगह पे आप किसी के से रिप्लेस कर दें, एल से रिप्लेस कर दें। ओके सर, सही है। ठीक है जी। अब ये सेकंड हमने ये रूल पढ़ लिया मल्टीप्लिकेशन के, कैसे हम ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह उधर हमने फ्री इंडेक्स को चेंज करके तो ये रिलेशन हमने बनाया है, इसी तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ भी एम एम है, यहाँ भी एम एम है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इनिशियल नोटेशन का रूल है कि इंडेक्स दो दफ़ा आ सकता है, तो दूसरे इंडेक्स को हमने चेंज कर दिया है, एन एन से चेंज कर दिया है, क्योंकि वो भी डमी इंडेक्स ही ना। अब उसके बाद थर्ड है जी रूल फैक्टरिंग। ये फैक्टर हम कैसे बनाते हैं जी, या कैसे उसके फैक्टर लिखते हैं। इफ टी आई जे एन जे माइनस लैम्डा एन आई इज इक्वल टू 0, अगर ये एक्सप्रेशन हो हमारे पास, ठीक बुकिंग बाहर लिख लेंगे कोई। टी आई जे एन जे माइनस लेमडा एन आई इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे जे डमी इंडेक्स है, आई इस टर्म में भी फ्री इंडेक्स है और इस टर्म पे भी फ्री इंडेक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी। ये जो हमारे पास एन आई है, अगर हम इसको कोई इस फॉर्म में बनाना चाहें तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं। एन आई इज इक्वल टू डेल्टा आई जे और साथ आ गया एन जे, यानी एन आई को हमने इस तरह लिख दिया डेल्टा आई जे एन जे, क्योंकि हमें पता है क्रोनैकर डेल्टा की वैल्यू 1 होती है जब आई जे इक्वल हो, तो जब जे को यहाँ पे आई रिप्लेस करें तो एन आई और एन आई इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए इधर और इधर एन जे है, तो एन आई को इसी तरह एन जे से रिप्लेस करने के लिए हमने ये किया जी, ताकि एन जे की फॉर्म में आ जाए। तो फिर हम इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे जी, एन आई की जगह पे ये चीज़ रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी डेल्टा आई जे एन जे। अब एन जे और एन जे दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, यानी इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तो इस तरह हम इसको कॉमन ले लेंगे और ये इस तरह लिख लेंगे जी, हमारे पास एन जे जब कॉमन आएगा ये इसके इक्वल आ गया जी। इस तरह हमने यानी फैक्टराइज कर दिया है, उनको के फैक्टर बना लिए हैं। एन आई को एन जे की फॉर्म में हमने लिख के तो फिर एन जे हमने कॉमन ले लिया। ये इंडिशियल नोटेशन का थर्ड रूल है, यानी पहला हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन और तीसरा पढ़ा है हमने फैक्टरिंग। अब उसके बाद जो फोर्थ रूल है हमारे पास वो आएगा कंट्रैक्शन। फोर्थ है जी रूल हमारे पास कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्या है जी, द ऑपरेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग
two free indices and no summing on them is known as contraction. यानी कि दो हम कोई फ्री इंडेक्स आइडेंटिफाई करें और फिर उस पे सम ना अप्लाई करें, उसको हम क्या कहेंगे, कंट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल TII is the contraction of TIJ. यानी जो TII है ये कंट्रैक्शन हो गई है TIJ की, क्योंकि TIJ में दो फ्री इंडिसेस है और दोनों फ्री इंडिसेस को हमने चेंज कर लिया, यानी दोनों फ्री इंडिसेस को डमी इंडिसेस में किसी दूसरे फ्री इंडेक्स को पहले ही की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया है. तो फिर ये बन जाएगा TII. और TII को हम कैसे लिख सकते हैं, ये TII हमें पता है कि सम की फॉर्म में हमने नहीं लिखना, बल्कि ऐसे ही जब TII लिखा जाएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ये इसके इक्वल है T11, फिर उसके बाद T22, फिर उसके बाद T33. यानी हमने उसको कंट्रैक्ट कर दिया. TIJ आप देखें, TIJ बेसिकली जो हमने पढ़ा है ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है. T11, T12, T13, T21, 22, 23, 9 कंपोनेंट्स हैं. तो जब हम उसको कंट्रैक्ट करते हैं, दो डमी इंडिसेस हैं IJ, हम उनको कंट्रैक्ट करके एक में ही ले आए, यानी कि J को I रिप्लेस कर दिया तो वो TII फिर इसके इक्वल आ गया. तो ये सिंपल हमारे पास फिर एक टर्म बन जाएगी जी. इफ़ TIJ इज इक्वल टू, सर हाँ जी सर ये कोई रिमूव कर रहा है हमें मीटिंग में से बार बार. अच्छा अच्छा, चले मैं साथ साथ ये इसीलिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो वो अगर कोई वर्डिंग ना समझ आई तो वो उधर आप देख लीजिएगा. ठीक है, ठीक है जी. ओके सर. उधर आप सुन लीजिएगा तो आपको कुछ समझ आ जाएगी जी. अगर कोई इस तरह नहीं समझ आ रही तो SIJ यहाँ पे लैम्डा थीटा SIJ प्लस 2 म्यू EIJ अब देखें IJ दोनों साइड पे फ्री इंडिसेस हैं. तो फ्री इंडिसेस में इसमें जब कंट्रैक्शन हम फाइंड करेंगे, फाइंड कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि दो फ्री इंडिसेस को हमने डमी इंडिसेस बना देना है. तो डमी इंडिसेस कैसे बनाते हैं कि किसी एक इंडेक्स को दूसरा इंडेक्स रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पे जब J को I से रिप्लेस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई जी, ये EI. इस तरह हमने कंट्रैक्शन फाइंड कर ली इसकी. अब इसको II हमारे पास
ये किसके इक्वल होगा, T11 प्लस T22 प्लस T33, और जब T11 और इधर भी इसी तरह ये सम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 11 22 और 33 उनका सम है जी साहब का, वो सारी टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी सर जे भी हो सकता है ना, इधर मसला है तो जी, नहीं है ना? हाँ जी बिल्कुल, आई को जे या जे को आई रिप्लेस करें तो एक ही बात है कि कंट्रैक्शन हो रही है कि हम दो फ्री इंडेक्सेस को किसी एक फ्री इंडेक्स में चेंज कर रहे हैं। बेशक हमने जे को आई लिखा है, आप आई को जे लिख दें तो टी जे जे वो भी एक कंट्रैक्शन ही होगी। एक और सर एग्जांपल अगर है, इसमें क्वेश्चन दिया हो, क्या जी? सर इसमें अगर क्वेश्चन दिया हो कि हो ही डमी में, तो फिर तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, अगर फ्री है तो फिर करेंगे ना चेंज। हाँ जी, कंट्रैक्शन का मतलब ही यही है। कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम दो जो फ्री इंडस्ट्रीज हैं उनको आपस में कंट्रैक्ट करना है, और कंट्रैक्ट तभी हो सकती होते हैं जब वो इंडस्ट्रीज एक सेम कर दिए जाएं, फ्री इंडस्ट्रीज। कंट्रैक्शन का ये मतलब है, और डमी इंडेक्स वो अलग है। डमी इंडेक्स ये है कि ठीक है जी, दो दफ़ा वो रिपीट हो रहा है और वो सम की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब दो फ्री इंडस्ट्रीज को हम कंट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर बात है वो दो फ्री इंडस्ट्रीज की जगह पे एक इंडेक्स जब लिखेंगे, तो जब एक इंडेक्स लिखेंगे तो वो उसी तरह डमी ही बन जाएगा, यानी उस पर फिर वो समेशन वाला रूल अप्लाई होगा। समझ आ गई है जी? लैम्डा थीटा एस आई जे, यहाँ पे हम ऐसे लिख दें ए के, और उसके बाद 2 म्यू ई आई जे के। अब देखें यहाँ पे ये तीनों फ्री इंडेक्सेस हैं, आई जे और के। अब इसमें कंट्रैक्शन हम डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम जे को आई रिप्लेस कर दें, जे को आई से रिप्लेस कर दें, तो इधर जहाँ जहाँ दोनों साइड पे जे आ रहा है उसको जे को आई से रिप्लेस कर दें, ये हमारे पास कंट्रैक्शन हो गई उसकी। आई को जे से रिप्लेस कर दिया। फिर इसी तरह एक और कंट्रैक्शन इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं कि के को हम जे से रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ के आ रहा है उसको जे से रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा। सम के बगैर हमने लिखा है, लेकिन मीनिंग इसका वही है कि जे पे वो सम अप्लाई होगा। फिर इसी तरह अब तीसरी ये भी कंट्रैक्शन अप्लाई हो सकती है इसी पे आई जे के के को आप आई रिप्लेस कर दें, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ पे उसको आई से रिप्लेस कर दें, ये भी एक कंट्रैक्शन हो गई। सॉरी, आई जे आई इस तरह लिख दिया हमने, यानी इधर हमने के की जगह पे आई रिप्लेस कर दिया, तो ये भी एक कंट्रैक्शन हो गई। यानी कंट्रैक्शन के लिए क्या है कि कोई भी दो जो फ्री इंडेक्सेस है उनको हम एक किसी फ्री इंडेक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है जी कंट्रैक्शन।